बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसके पास्टुलेट्स को डिस्कस किया था। आज उन्हीं पास्टुलेट्स को यूज़ करते हुए हम बोहर्स के आगे डेरिवेशंस पढ़ेंगे जो उसने रेडियस और एनर्जी के लिए जो है वो ड्राइव कैलकुलेशंस की थी फॉर हाइड्रोजन एटम। सो आज का हमारा जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये डेरिवेशन काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में रिपीट हुई है। रेडियस को ड्राइव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कोई भी एक जर्नल एटम है हमारे पास। उस जर्नल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस विच हैविंग चार्ज Ze पॉजिटिव उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ Ze पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करें कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का मैस m है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन v है, जो कि आप इस की पोजीशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r है जिसके अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1 चार्ज है आपके पास और एक Q2 चार्ज है। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जब दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स ने लॉ दिया था टू फाइंड आउट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडीज, इट मे बी गिवन एज Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप यहाँ Q1 चार्ज जो है वो न्यूक्लियस को कह सकते हैं Ze पॉजिटिव, और Q2 चार्ज जो है वो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू E नेगेटिव। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर Q1 एंड Q2 की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बन जाएगी Ze पॉजिटिव E नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे साइंस को इग्नोर कर दें, साइंस को अगर हम इग्नोर कर दें तो E और E सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो ये आपका सिंप्लीफाई होके बन जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप इसे इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 के अंदर Z इज़ द प्रोटॉन नंबर, और आपके पास ये कहते हैं E इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, R इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो है दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मोल। और जैसे हमने बोहर के पास्टुलेट्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स ज़रूरी होती है दैट इज़ नॉन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेकंड फोर्स लग रही है जो कि बैलेंस कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और उसे हम दे सकते हैं Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं, इसलिए वो एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, एक रेडियस के ऊपर जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है रहता है। सो इसलिए फॉर बैलेंस कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखें r इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो ये एक r जो है वो इस एक से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगी। हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, सो इसे हम इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर अब इक्वेशन को रीअरेंज करें हम इनको इंटरचेंज करके, तो हमारे पास नई इक्वेशन बनती है r विल बी इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 3 कह लें। इक्वेशन 3 के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर है जो हमें नहीं पता, वो है v स्क्वायर।
जी प्रोटॉन नंबर होता है, ये भी हम फिक्स होता है फॉर अ गिवन एटम। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कांस्टेंट होता है, अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सिर्फ वी स्क्वायर है, मतलब अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो हम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करके रेडियस ऑफ द एटम जो है वो कैलकुलेट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट जो है उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब वी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो पहले हमें वी स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए हम इक्वेशन 3 को यूज़ नहीं कर सकते फॉर फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए। सो वी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोहर का फोर्थ पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल यूज़ करते हैं, जो कि आपने पीछे पढ़ा था कि सिर्फ वही जो है वो सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल हैं जिनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो बोहर ने दी थी वो हमारे पास इक्वल थी mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई हमारे पास जो है। सो हमने v फाइंड आउट करना है, तो m और r जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास v विल बी इक्वल टू NH/2 पाई mr। सो हमें वी स्क्वेयर चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। वी स्क्वेयर की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है अभी हम ऊपर इक्वेशन 3 में यहाँ पुट कर देंगे। सो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी आर विल बी इक्वल टू जी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन को अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है जो डिनोमिनेटर में आपके पास डिवीजन में जो डिवीजन होती है वो उसमें वो जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब फर्स्ट डिवीजन के अंदर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप कि ये जो वैल्यू है सारी की सारी 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जी स्क्वेयर के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होके बन जाएगी r will be equal to z e square 4 pi square m square r square divided by 4 pi epsilon naught m n square h square। सो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास ये इक्वेशन में जो पैरामीटर्स रह जाएंगे वो हमारे पास आते हैं z स्क्वेयर जी ई स्क्वेयर पाई एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर और एच स्क्वेयर आपस में। सो आर आपने फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हैं या एक पैरामीटर इक्वेशन की एक ही साइड पे रहेगा, या तो इस साइड पे या इस साइड पे। तो देखिए आपने आर आपने फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम इसे इस साइड पे लेंगे। आर स्क्वेयर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जी ई स्क्वेयर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। सो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आएगा 1/r। 1/r विल बी इक्वल टू जी ई स्क्वेयर पाई एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस आ गया, हमने रेडियस फाइंड आउट करना था, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। हम अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज करेंगे या इंटरचेंज करेंगे तो फिर हमें राइट हैंड साइड को भी इंटरचेंज करना होगा। तो अब इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी ई स्क्वेयर पाई एम। सो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं सिवाय जी के, जी जो है फॉर वन एटम के लिए फिक्स है, लेकिन ये एटम टू एटम वेरी करता है। तो आपने जिस भी एटम का रेडियस निकालना है उसके लिए अब जी की वैल्यू और यहाँ से एन स्क्वेयर जो है ये वेरिएबल है, इट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इनकी वैल्यूज पुट करके आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो रेडियस की ड्राइव कर सकते हैं फॉर nth ऑर्बिट। बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए काम किया था, तो हम उसके काम को स्टडी कर रहे हैं। सो फॉर हाइड्रोजन एटम जी की वैल्यू 1 होती है। अगर हम अब इक्वेशन में जी की वैल्यू पुट करें तो ये मजीद आपकी सिंप्लीफाई होके एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर पाई एम रह जाएगा। इसमें अब एन स्क्वेयर के अलावा ये सारा फैक्टर जो है ये पैरामीटर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर ई स्क्वेयर पाई एम ये कांस्टेंट फैक्टर है। अगर हम इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें और आंसर कैलकुलेट करें तो वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और वो क्वांटिटी हमारे पास आती है 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर,
और आपने पीछे पढ़ा है अभी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर कि 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन के। सो आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉन। सो रेडियस फॉर nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास आर एन की वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू आपने पहले भी पढ़ा है कि नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, इट मे बी 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर एन 1 है तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट करके रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन होती है। इसी तरह अगर एन की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो हम रेडियस फॉर सेकंड शेल आप पास जो उसके लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, जो कि हमारे पास 2.11 एंगस्ट्रॉन आती है। इसी तरह हम तीसरे चौथे पांचवें छठे एंड सो ऑन सारे शेल्स के जो है वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं।